नमस्कार सभी लोगों को। और आज मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ और उपस्थित होने के पीछे एक कारण है और वो कारण ये है कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपसे बात करता हूँ तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, और इसलिए मैंने अपना जो पढ़ने का जो या पढ़ाने का जो है वो तो आपके लिए एक लेक्चर मैंने डाल दिया है और उसी संदर्भ में ये बात भी मैं कर रहा हूँ। तो मेरी बात हो रही थी उस बात का जो आपको समझाने जा रहा हूँ उसका एक संदर्भ ले रहा हूँ एक स्टूडेंट से। तो उसने ज्योतिबा राव फुले को पढ़ा और उसके बाद वो गुलामगिरी पढ़ने के लिए जा रही थी। तो मैंने अचानक उससे प्रश्न पूछ लिया कि ये बताओ, अच्छा चलो कि इतना सब शिक्षा फैल गई है, पहले तो इतना कुछ था नहीं, आज तो गली गली में स्कूल्स हैं, गली गली पढ़ाने वाले लोग हैं, हर एक आदमी पढ़ रहा है, उसके बाद भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है समाज में, ये बताओ। तो कोई ऐसा जवाब तो मेरे पास नहीं आया उसका, लेकिन मैंने जवाब दिया और आपको भी दे रहा हूँ, और ये एक संदर्भ है इसलिए बता रहा हूँ मैं कि एक्चुअली होता क्या है कि हम कभी शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात ही नहीं कर पाते। हम पढ़ते हैं किसी एक उद्देश्य के लिए, लोगों में ये बात फैला दी गई है कि पढ़ लिख करके आप कुछ बन जाओगे। अब कुछ बनने का मतलब क्या बनना है ये तो आप वही जाने क्या बनना चाहते हैं लोग बाग, और क्या पहले लोग बनते नहीं थे, राजा महाराजा भी लोग बनते थे पहले भी। तो बनने का तो मुझे थोड़ा सा जिन्हें बनना होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने लेकिन कभी स्कूल नहीं गए। लेकिन एक समस्या क्या है कि लोग पढ़ते हैं आज इसलिए कि भाई मैं पढ़ूं, सिलेक्ट हो जाऊं मैं। अब सिलेक्ट होने के लिए मुझे कोई शॉर्टकट बता दे, कोई 10 फैक्ट बता दे मुझे जिसको मैं पढ़ करके सिलेक्ट हो जाऊं। बहुत जल्दबाजी है सब लोगों को। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि सक्सेस रेट जो है वो बहुत लो होता है, और जो लोग बहुत इंतज़ार करते हैं अपने लक्ष्य के लिए वही लोग सफल होते हैं। तो मैंने बताया कि शिक्षा जो हम लोग लेते हैं वो हमारे जीवन का अंग नहीं बन पाती, कभी हम उसको आत्मसात कर ही नहीं पाते अपने जीवन में। और अगर हम अंदर अपने झांक के देखें तो शायद हम जो पढ़े हैं उससे हम सहमत भी नहीं हैं, उससे हम सहमत नहीं है, जो हमने पढ़ाई लिखाई की है उससे हम सहमत नहीं है। कभी अपने अंदर आप झांक करके देखिएगा, आपने संविधान पढ़ा तो आप देखिएगा कि आप जो संविधान के लिखे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, सब लोगों ने संविधान पढ़ा होगा, उसका जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसकी चीज़ों से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं, आपके मन में जातिवाद कितना ज़्यादा कितना कम है, आपको धर्म को लेकर के संजीदगियाँ आपके अंदर कितने कम हैं, आप कितने सेक्युलर हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, अब इसी तरीके के सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं। और जो व्यक्ति भी अपने जीवन में शिक्षा उतार लेता है, जो उसने पढ़ा उसको उतार लेता है, आप ये समझ लीजिए वो दुनिया में रूपांतरण कर देता है। उसका स्वयं का आत्म रूपांतरण होता है पहले, और फिर वो दुनिया में रूपांतरण कर देता है। इसको इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, सबसे अच्छा उदाहरण है और वही प्रासंगिक भी है, और वो उदाहरण है गांधी जी। एनसीईआरटी में मैं गांधी जी को आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले तो आप ये समझ लीजिए। और हो सकता है कई लोगों को लगे कि किताब चल रही है सामने। देखिए अमूमन जो वीडियोस आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, यूट्यूब वगैरह जो लोग बनाते हैं वो सब पीडीएफ्स में बनाते हैं। पढ़ाना तो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, और जो शुरू भी करते हैं तो ख़त्म बहुत कम हो पाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि मैंने जो सीरीज़ शुरू करी उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये सबसे पहली बात, मैंने विभाजन शुरू किया उसको ख़त्म किया, मैंने भारतीय दर्शन की रूपरेखा शुरू की, वो सीरीज़ मैंने ख़त्म करी। तो जितने भी सीरीज़ मैंने शुरू करी वो सारी सीरीज़ मैंने ख़त्म करी हैं। तो यहाँ भी सबसे बड़ी बात मैं एनसीईआरटी को आधार बना करके दे रहा हूँ। तो मैं यही बात बता रहा हूँ कि क्या होता है, देखिए आप क्यों मेंस में फंस जाते हो, क्योंकि आप जब कोई नया बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो एक पता नहीं कैसे पहले से उसके दिमाग में एक विचार होता है कि उसको तथ्य पकड़ने हैं, चीज़ों को वो जानना नहीं चाहता। इसलिए गांधी के बारे में जो लोग हैं उनको जानकारी नहीं है कि गांधी जी कौन थे। उनको डेट्स याद हो सकती हैं, भाई कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, माँ का नाम क्या था, फलां का नाम क्या था, सब चीज़ें उनको याद करने के लिए चाहिए, लेकिन वो कभी भी चीज़ों को समझना नहीं चाहते। और चूंकि समझना नहीं चाहते तो मेंस यानी जो अगला स्टेप है वो बहुत ज़्यादा मार्ग उसका दुर्लभ हो जाता है। फिर घबराहट होती है, चीज़ों को देख करके दिक्कत होती है, और फिर धीरे धीरे करके मन लगना बंद हो जाता है।
और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि यदि आपने मेंस के लेवल से अपना कंसेप्ट तैयार करके अब मजबूती के साथ में आपने तैयारी की है तो फैक्ट्स को आप बहुत आसानी से पकड़ ले जाओगे और बहुत जल्दी एग्जाम आप निकाल ले जाओगे। तो आज इसी संदर्भ में कुछ बात मैं कर रहा हूँ। गांधी जी के आंदोलन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसी का समझ लीजिए ये सप्लीमेंट्री मेरा एक लेक्चर है जो उधर चल रहा है, आपको ये ना लगे तो उसी से जुड़ा हुआ लेक्चर है गांधी जी को लेकर के, कि गांधी जी के विषय में जो हम लोग समझा रहे हैं वहाँ पर, जो मैं समझा रहा हूँ उस बुक को लेकर के, उसका मेरा एक उद्देश्य है सबसे बड़ा कि पहली बात तो आप बुक पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। आपको बने बनाए आंसर चाहिए। अब ये बने बनाए कोई डेट तो है नहीं जो आपको बनी बनाई दे दी जाएगी। थॉट बेस्ड क्वेश्चंस बनना शुरू हो रहे हैं। अब गांधी जी की प्रासंगिकता कितनी है इसको आप पहले समझ लो। फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री में गांधी जी हैं। इसके बाद गांधी जी का जो दर्शन है वो आपके एथिक्स के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें जो गांधी जी की होती हैं जो आप संदर्भ लेकर के आप बता सकते हो एथिकली। गांधी जी, ये बात तो तय मान लीजिए कि आप नैतिकता की दृष्टि से उनकी नैतिकता बहुत उच्च कोटि की थी गांधी जी की। फिर उसके बाद आप आओगे तो इकोनॉमी वगैरह में जो मुद्दे हैं, अगर आपको कहीं क्रिटिसाइज करना है तो गांधी जी के जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के आप कर सकते हो। फिर ऐसे गांधी जी की प्रासंगिकता को लेकर के और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के बहुत जगह पर गांधी जी के बारे में पूछा जाता है। इंटरव्यू तक भी आपसे पूछा जा सकता है गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको आप छोड़ करके अपनी तैयारी कर नहीं सकते हो। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले बेसिक नॉलेज आप वहाँ से ले लीजिए। वो चैप्टर बहुत अच्छे से चीज़ों को पकड़ करके आपको समझाया गया है। आफ्टर दैट अगर आप पढ़ सकते हो तो बिपिन चंद्र जो है पढ़िए, चाहे भारत का मुक्ति संग्राम पढ़ लीजिए, स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ लीजिए, या आप चाहे तो गांधी जी के सुमित सरकार आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है पूरी किताब नहीं पढ़िए, आप रेलिवेंट चैप्टर्स पढ़ लीजिए। शेखर बंदोपाध्याय पढ़ सकते हो, लेकिन सबका बेस जो है ये बुक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मेंस की कक्षा जो होती है वो वर्ड बाय वर्ड तो पढ़ाई नहीं जाती, जैसे तथ्यात्मक रूप से प्री की तैयारी कराई जाती है, वहाँ तो विचार पकड़ना होता है। तो आज का जो मैंने जैसे लेक्चर लिया तो गांधी जी के व्यक्तित्व निर्माण में अफवाहों का जो योगदान था उसके विषय में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब पूरी सीरीज को ख़त्म करूंगा। सारे क्वेश्चन जैसे पिछली बार डिस्कस किए थे इस बार भी करूंगा आपसे। गांधी जी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी के व्यक्तित्व को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, आंदोलनों को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। गांधी जी को ये तक प्रश्न पूछ लिया गया था कि यदि गांधी जी ना होते तो हमारी भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता, किस रूप में हमें स्वतंत्रता मिली होती। इस तरह के प्रश्न तक पूछे जा रहे हैं। और आप गांधी जी को यदि आप इग्नोर करोगे, विशेषकर एनसीईआरटी में, तो आप सबको इससे बड़ा नुकसान कहीं नहीं होने वाला, क्योंकि आपका एक पूरा माइंड सेट जो है बनेगा। और जो भी हो, कितना भी ताकतवर अपने आप को मजबूत समझने वाला स्टूडेंट है जिसने प्री निकाला है कई बार, उसको ये पढ़ने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा और बार बार पढ़ने की ज़रूरत है उसके पॉइंट्स को। मैं चाहूँ तो बोर्ड पर आपको एनसीईआरटी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। मैं आपको बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। उसमें तो फिर 10, 12, 5, 7 पॉइंट्स हैं जो मैं लिख दूंगा और बता दूंगा आपको ये पॉइंट, लेकिन वो मज़ा जो है वो नहीं आ पाएगा। समझ रहे ना, वो मज़ा आपको नहीं आ पाएगा। इसलिए इस जो इम्पोर्टेंस है इसको आप समझिए और बुक को 2-3 बार सुनिए, एक आध बार नहीं, 2-3 बार सुनिए। बार बार एक बार में पकड़ में नहीं आएगी आपको, 2-3 बार सुनिए। फिर अगर आपके पास है तो खुद भी पढ़िए, जा करके अंडरलाइन करिए, तब जा करके नोट्स बनाइए। मेहनत का काम है, इस काम को आपको करना है बिल्कुल। अगर आपको मेंस निकालना है और फाइनली सिलेक्ट होना है तो, पीसीएस में सिलेक्ट होना है तो, और कोई नौकरी के आप चक्कर में हो तो कोई बात नहीं है, जो जैसा आपको दिखे वैसा आप करो। अगर आप फाउंडेशन बना रहे हो मेरे यहाँ पढ़ करके तो ये बहुत ज़रूरी है। आधार मजबूत कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है। पीसीएस और मेंस आपको अगर निकट भविष्य में देना है तो ये अत्यावश्यक है। ये बात आप अपने कहीं भी जो है गांठ बांध करके रख लीजिए। तो किस तरह से आपको फिर मैंने बताया कि एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है, और मैं क्या कारण है कि मैं एनसीईआरटी उस तरह से पढ़ा ही रहा हूँ। आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊँगा, जो रिलेवेंट चैप्टर्स हैं वही पढ़ाऊँगा। उसको आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और बहुत अच्छे से 2-3 बार पढ़िए, सुनिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं आपसे, एक उसके साथ में। कल फिर हम मिलेंगे अगले आंदोलन के साथ में। हर्षवर्धन का लेक्चर किसी टेक्निकल कारण की वजह से आपका नहीं आ पा रहा है। आज भी मैं लेना चाह रहा था लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं,
वो कुछ सॉफ्टवेयर से जो काम नहीं कर रहा है, इस वजह से वो नहीं आ पाया, क्योंकि उसको कड़ियों में बनाना पड़ता है, फाइल बहुत सारी हो जाती है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। कोशिश की लेकिन असफल हुए हैं। संभवतः कल तक वो समस्या समाधान हो जाएगी, तो कल रात तक हर्षवर्धन पर आ जाएगा। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि वो नहीं आ पाया अभी तक, ठीक है। लेकिन तब तक जो मैं सीरीज़ अपनी कंटिन्यू किए हुए हैं उसको तो आप पढ़िए ही पढ़िए, वो तो आएगी, बराबर आती रहेगी। एक दिन में 2-2 वीडियोस भी आएंगे, ठीक है। तो अब अलविदा लेते हैं आपसे आज के लिए। कल फिर तैयार रहिएगा उसके साथ में, और रात तक मैं प्रयास करूंगा कि आपका हर्षवर्धन पूरा हो जाए कल, ठीक है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नमस्कार सभी को।